नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ है। जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडिया कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कम से कम बिना लड़े तो हार नहीं मानेगा, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि विपक्ष खंड खंड हो रहा है और एनडीए का कुनबा दिनों दिन जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान एनडीए के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी ने आज संभल, ये वो स्थान है जहां ऐसी मान्यता है कि कलयुग में, जब कलयुग प्रचंड होगा, अभी तो पहला ही चरण है, जब कलयुग प्रचंड होगा तो भगवान विष्णु कल के अवतार में इसी संभल की भूमि पर जन्म लेंगे। ऐसी मान्यता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। अभी न कलयुग चरम पर है और न भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन मंदिर जरूर बन रहा है कल की धाम संभल में। कांग्रेस से निकाले गए प्रमोद कृष्णम, संत प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता प्रमोद कृष्णम, जो पूरे उन्होंने जो कल की धाम का ताना बाना बुना, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री आज संभल गए और उन्होंने कल की धाम का एक तरीके से शिलान्यास कर दिया। बहुत आस्था के साथ में। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे काम हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, प्रभु ने उन्हें यह काम दिया है। कोई हिचक नहीं, एजेंडा साफ, मंदिर, धर्म। और यहां से संभल वो इलाका है कि लगातार संभल की सीट और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर रही है। अब तक दोनों चुनाव में देखा जाए और संभल की सीट समाजवादी पार्टी जीतती रही है और कल की धाम को लेकर विवाद भी रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तमाम विवादों, तमाम उन चीजों को दरकिनार करके कल की धाम का शिलान्यास कर दिया। और यहां एक भव्य मंदिर, लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरी अयोध्या है, कल की धाम दूसरी अयोध्या बनेगा। यहां से शंखनाद कर दिया और धर्मपथ, एक और धर्मपथ यहां बना दिया प्रधानमंत्री ने। और धर्मपथ के बाद वो बढ़े उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कर्मपथ पर, और यहां 114 परियोजनाओं का, जिनकी लागत तकरीबन 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख हजार करोड़ है, ऐसी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। बहुत सारी परियोजनाओं का, प्रोजेक्ट का, निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में। देश और दुनिया के तमाम उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल थे। तो सवाल यही है कि एक तो धर्मपथ और दूसरा अर्थपथ। मंथन में आज यही सवाल कि क्या धर्मपथ और अर्थपथ से 2024 का राजपथ मोदी साध रहे हैं क्या? बड़ा सवाल। जहां देश के तमाम विपक्षी दल इस जो चुनावी महाकुंभ है, जो 100 दिनों के अंदर आने वाला है महाकुंभ, 3 महीने कह लीजिए, 100 दिन के अंदर कह लीजिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए तैयार हैं और इस देश की जनता भी बहुत उत्साहित थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, जैसा मैंने कहा, धर्म से लेकर अर्थ तक साधने में जुटी हुई है। चाहे वो राम मंदिर का लोकार्पण हो एक तरीके से, या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, या फिर अब संभल में कल की धाम,
धर्म को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना एजेंडा साफ किया है और अब देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जो सूबा है उसको एक तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कमर कसी है और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है। और अर्थ को भी योगी और मोदी ने साधने की शुरुआत कर दी है। धर्म अर्थ अपने आप फिर मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि सदगति। पार्टी और उरूज पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो जीत की लगातार हैट्रिक लगाने के लिए अपनी कवायद कर रही है, 400 पार एनडीए और 300 पार बीजेपी, उसमें वो मीलों आगे दिख रही। विपक्ष कहीं आसपास कहीं ठहर नहीं रहा। इसकी झलक बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल ही दिखाई दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देते हुए विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर हमला किया, तीखे बाण छोड़े, परिवारवादी, देश विरोधी तमाम बातें उन्होंने कही प्रधानमंत्री ने। और इसी जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें 11,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, उसमें लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी प्रधानमंत्री ने रखा। और जो हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाए हैं, हमारे जैसे बहुत छोटे से पत्रकार, उसके मुताबिक यही है कि धर्म और अर्थ के जरिए, अर्थ मतलब लोगों की जेब में पैसा जाए, गरीब गुरबा का कल्याण हो, और धर्म आस्था का विषय, इन दो मसलों के जरिए लोकसभा यानी राजपथ पर जाने का रोड मैप तैयार किया है। धर्मपथ 24 का विजय रथ। धर्म को साधने के लिए आज पीएम मोदी ने एक और पहल कर दी, वो है कल्की धाम का उद्घाटन। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे। पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज यूपी की धरती से भक्ति, भाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। मोदी का अर्थपथ 24 का विजय रथ। अगर हम बात करें मोदी सरकार के अर्थपथ की, तो 2024 लोकसभा के लिए बीजेपी की तरफ से तैयार किए गए रोड मैप में शामिल अर्थपथ पर चलने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर दी गई है। उत्तर प्रदेश को पीएम ने निवेश के महाकुंभ में 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी है। परियोजनाओं से 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी को ये परियोजनाएं 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सीएम योगी के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगी। कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं।
7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। यूपी की धरती से भक्ति अध्यात्म की एक और धारा। उत्तर प्रदेश की धरती से आज पीएम ने भक्ति अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित की। इसी के साथ पीएम ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश को चुना और निवेश के महाकुंभ के जरिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी ने जो रोड मैप 2024 के लिए तैयार किया है वो कारगर साबित होगा या फिर नहीं। क्या एक बार फिर से जादूगर का जादू चलेगा? क्या मोदी सरकार का धर्म और अर्थ पथ के जरिए राजपथ पर जाने का सपना साकार होगा? मंथन आज इसी पर धर्म पथ और अर्थ पथ से राजपथ साधने की तैयारी और खंड खंड होता विपक्ष, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया और कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। यह जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, यहाँ उद्योग लग रहे हैं, या यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम परियोजनाओं की बुनियाद रखी और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 4,000 से अधिक प्रतिनिधि भी जिस वक्त प्रधानमंत्री बोल रहे थे वो मौजूद थे। इनमें उद्योगपति और तमाम देश विदेश के निवेशक, भागीदार, राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्रिमंडल के सदस्य, बहुत सारे लोग। और अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलेंगे। अगर कहा जाए ये परियोजनाएं अगर धरातल पर उतरी तो करीब 34 लाख रोजगार के मौके खुलेंगे। रोजगार के 34 लाख मौके खुलेंगे, इसे इस तरीके से कहा जा सकता है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। जफर नकवी साहब बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महंत शुभम गिरी जी महाराज जुड़े हैं हमारे साथ हरिद्वार से, आपका भी बहुत स्वागत। अविनाश त्रिपाठी व्यापारी नेता हैं, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चूंकि आज मंथन का कार्यक्रम का जो विषय है वो धर्म पथ अर्थ पथ से राजपथ है, तो मुझे सबसे पहले जो मुझे जाना है वो मेरे एक तो महंत जी महाराज हैं। धर्मपथ का झंडा ये लोग उठाकर चलते हैं इस देश में। महंत, मौलवी, पादरी, धर्म की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। और दूसरे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं। प्रदेश में किस तरीके से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही, क्या फ़ायदे, क्या बहुत सारी चीज़ें। तो शुरुआत महंत शुभम गिरी जी महाराज से और सभी मेहमानों से एक निवेदन भी कि थोड़ा संक्षिप्त में प्रारंभिक दौर को रखेंगे तो मुझे लगता सारे लोगों को जल्दी मौका आ जाएगा और लोग फिर निराश और बोर नहीं होंगे। शुद्ध भाषा में कहा जाए, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मेरा नंबर बहुत बाद में आया, और वास्तव में उनके लिए बड़ा अच्छा भी नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि बहुत देर बाद किसी साथी के साथ में हम पास में जाएं। शुभम गिरी जी महाराज, धर्मपथ, एक नया धर्मपथ अयोध्या के बाद, कल की धाम, राजनीति में क्या असर, और नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक एम्बेसडर हैं भारत के विश्व भर में, और कल की धाम को लेकर इतना बवाल बवंडर था, एक झटके में वो गए, शिलान्यास कर दिया। इस एक नेता की इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है।
बहुत सारे नेता विपक्ष में हैं, लेकिन किंतु परंतु, जाएं कि ना जाएं, दर्शन करें कि ना करें, अयोध्या के बहुत सारे किंतु परंतु रहते हैं नेताओं में। लेकिन मोदी जी खम ठोक के दम ठोक के करते हैं जो करते हैं। और वो गए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम दूसरे लोगों ने मेरे लिए छोड़ रखे हैं। शुभम गिरी महाराज, क्या संदेश और क्या संकेत कल की धाम से प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व अबू धाबी में भी एक मंदिर का निर्माण किया था और मुस्लिम राष्ट्र होने के साथ साथ लोकार्पण किया, लोकार्पण बन रहा है, तो वो भी स्वागत योग्य है। हाँ, लोकार्पण किया। और आज जो किया, आज जो शिलान्यास शुभम गिरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाद में लेता हूं। आप शुभम गिरी की आवाज ठीक की जाए। मैं अविनाश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। अविनाश त्रिपाठी, बहुत सारे मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, चौथा ये निवेश महाकुंभ था। आपको क्या लग रहा है इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का जो व्यापारी, उद्यमी, उपभोक्ता किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, किस तरीके से खुशहाल हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा अपना ये मानना है कि जो ये ग्राउंड सेरेमनी हो रही है, चौथी आपने बताया चौथी है, और करीब 10 लाख करोड़ तक का ग्राउंड पे ऐसा इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट आया है। 2017 में ये 60,000 करोड़ के आसपास था। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सबसे पहले अगर व्यापारी और उद्योगपति की नजर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानून का राज है। ये जितनी इसकी तारीफ की जाए सरकार की, कोई किसी पार्टी पक्ष का समर्थक और विरोधी हो सकता है, लेकिन अगर इस सरकार की सबसे बड़ी अगर तारीफ की अगर कोई बात है तो कानून व्यवस्था जी। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, जिस जिले की बात कर रहे हैं, संभल से लेकर के मुझे लगता है कुछ आज नेट और नेटवर्क का इशू हो ही रहा है। अनिल शर्मा की तरफ रुख करते हैं। मुझे लगता है कि व्यापारी नेता अविनाश त्रिपाठी का संपर्क टूट गया है हमसे। अनिल शर्मा, अभी प्रारंभिक कमेंट आपने सुना व्यापारी नेता का, वो कह रहे हैं कानून का राज है और कानून के राज से ही ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ बिजनेस, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, दनादन, और उत्तर प्रदेश इस देश का संपन्न राज्य बनता जा रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री धर्म पथ से अर्थ पथ और फिर राजपथ की तैयारी कर चुके हैं। अनिल शर्मा। चौहान जी, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, धर्म पथ से अर्थ पथ पर, अर्थ पथ से राजपथ पर, राजपथ से विजय पथ, बड़े बड़े नारों का संग्रहण इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है। आज कल की पीठ पर जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, सराहनीय है। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी निरंतर प्रतिवर्ष वहां कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह का आयोजन करते रहते हैं, आज कोई नया नहीं। रही बात देश के प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं भाई, उत्तर प्रदेश के नहीं, आप बनारस के सांसद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो आपका ध्यान अब आया है। और दूसरी बात, कभी कभी तो ऐसा प्रश्न उठता है कि मां गंगा के लाल, मां गंगा ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन गंगा मां की पुकार आप कब सुनेंगे? मां गंगा का जो अपमान किया जा रहा है आपकी पार्टी के कुछ नुमाइंदों के द्वारा, उनको नसीहत देने का आप काम करें। जिस प्रकार से बनारस में जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, उनके निकलते ही सड़क को गंगा से धोने का जो काम किया, ये एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल बड़े व्यापारियों और भाजपा के ही प्रधानमंत्री बनकर रह गए। जहां जाते हैं एक अलग रूप। भाई, देश के प्रधानमंत्री बनने का भी काम करें, लोगों को कम से कम भटकाने का काम ना करें। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अर्थव्यवस्था से आप लोगों को खरीदने का काम कर सकते हैं, लोगों को भ्रमित कर सकते हैं,
ये सही मायने में जो लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने का आप काम कर रहे हैं। और राजनीति में सभी पार्टियों को आप धता बताते हुए वो एक व्यापारीकरण, इस राजनीतिकरण की जगह व्यापारीकरण करने जा रही है, ये मेरी नजर में ठीक नहीं। ठीक बात है। अविनाश त्रिपाठी की बात चूंकि पूरी नहीं हो पाई थी, मैं अविनाश के पास जाऊंगा। अविनाश, अपनी बात आप पूरी करें। आप कह रहे थे कि कानून का राज है और ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, कंप्लीट करें। अनम्यूट करिए। सारे लोग इस बात से सहमत होंगे, सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं कोई न कोई माफिया का राज होता था, प्रत्येक जिले में। और आज उत्तर प्रदेश में कानून का ऐसा राज है कि किसी व्यापारी को कोई फोन करके यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मुझे इतना चुनावी चंदा दे दीजिए। इससे पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका व्यापार ऊपर नीचे हो रहा है वो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक बहुत बड़ा भाव है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है आजाद भारत के बाद राजनीति को धर्म से सबसे ज्यादा किसी ने जोड़ा तो कांग्रेस ने जोड़ा है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति, अगर धर्म की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की होती तो कांग्रेस के आज ये हालात नहीं होते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म, अगर काशी विश्वनाथ को देख लें, मुझे लगता है कि आप जरा व्यापार और उद्योग पर बोलिए। अब पार्टी वालों को छोड़ दीजिए, इनका एक दूसरे का आरोप, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण, ये बीजेपी के खाते में डालिए, उनको छोड़िए। व्यापार से क्या फायदा हो रहा? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उन्होंने कहा कि भाई हम 10 लाख करोड़ की योजनाएं, परियोजनाएं, सैकड़ों हजारों परियोजनाओं को जमीन पर उतार दिया, उस पर बात करिए। 60,000 करोड़ से चौथी सेरेमनी आज जो है वो 10 लाख करोड़ तक पहुंची है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कागज पे है। विभागवार उन्होंने बताया कि इस विभाग में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, आंकड़े के साथ वो कह रहे हैं। जमीन पे वो कितना दिख रहा है इस पे थोड़ा संशय हो सकता है, लेकिन आंकड़े तो उनके ये बता रहे हैं कि इस विभाग में इतना इन्वेस्टमेंट आया है। कुल 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, जिससे 34 लाख लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देखिए, ये बात सच है, ये बात मानना पड़ेगा। देखिए, विरोध करना बड़ा आसान है, पर यह बात मानना पड़ेगा, इस सरकार ने एक सकारात्मक दिशा में पूरे देश में काम करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश आज के 7 साल पहले जिस स्थिति में, उससे बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। चाहे वो इनकी इन्वेस्टर समिट के माध्यम लोगों की बिक्री उक्री ठीक चल रही है ना त्रिपाठी जी? दुकानों की कारोबार ठीक चल रहा है ना? मतलब दाल रोटी की व्यवस्था है कि नहीं है? क्योंकि ये विपक्ष वाले कहते हैं कि व्यापारी मरा जा रहा है, व्यापारी मरा जा रहा है, भूखों मरा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति तो नहीं है ना? देखिए, एक चीज जान लीजिए, सबके अपने अपने अलग अलग व्यापार हैं। ये आप नहीं कह सकते कि व्यापारी भूखों मरा जा रहा है। अगर व्यापारी भूखों मरा जा रहा होता, इतना सारा जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास नहीं जाता, जो लगभग हर तिमाही में बढ़कर के ही जा रहा है। व्यापार कहीं न कहीं बढ़ रहा है, ये बात मानना पड़ेगा। इसका मतलब जो व्यापारी संगठन है, इसका मतलब ये सही तस्वीर दिखाते नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि बड़ी समस्याएं हैं, बड़े परेशान हैं, तो आम व्यापारी तो आपके मुताबिक बहुत खुश है। रिटेल का जो छोटा कारोबारी है, ई कॉमर्स के कारण वो परेशान है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मध्य वर्ग का व्यापारी है वो परेशान है, रिटेल सेक्टर के कारोबार करने वालों को परेशानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भूखों मर रहा है, भूखों मरने वाली स्थिति नहीं है। क्या त्रिपाठी महाराज के आप चाहते हैं कि बिल्कुल वो कटोरा लेके खड़ा हो जाए मंदिर के बाहर? यही चाहते हैं? इसी को भूखों मरना कहते हैं क्या भाई? ये देखिए, उतार चढ़ाव और जब व्यापार में परिस्थितियों का बदलाव होता है, जब चेंज होता है, देखिए लोग ई कॉमर्स तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा संगठन क्या करता है, हम अवेयर करते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आप अपने आप को बढ़ाइए, आप ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से सेल करिए। बदलाव हो रहा है उद्योगों को लेकर। एक बात मैं आपसे करूंगा, चूंकि आप उद्योग से हालांकि बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि व्यापार और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, जहां तक मैं मानता हूं। मैंने बहुत लंबे समय तक व्यापार मंडल और उद्योगों की रिपोर्टिंग भी की है, जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था। तो मुझे व्यापार और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, और जितने भी व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल नाम ही है उनका, जितने व्यापार मंडल चलते हैं कहीं ना कहीं उद्योग और व्यापार मंडल हैं वो। मेरा प्रश्न ये है कि जो दावे कर रही हैं या जो बातें कही जा रही हैं कि धरातल पे उतरी हैं, क्या उद्योग जगत से आप लोगों को फीडबैक मिलता है क्या कि बहुत ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, या आप आराम से, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 आ गई है, तो आप ही बता रहे हैं कि 60,000 से लेके अब 10 लाख करोड़ तक आ गया मामला, तो इतना ज़्यादा उछाल, इतनी ज़्यादा निवेश, तो जाहिर सी बात अब तो तस्वीर बदल गई होगी सब पूरी तरीके से।
सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का जो मकड़ जाल, सरकार की मंशा सही हो सकती है, इसके मकड़ जाल ने ग्राउंड सेरेमनी जो आंकड़े के साथ ये कह रहे हैं, उसके मकड़ जाल में आपके लखनऊ का व्यापारी, अगर आपके उत्तर प्रदेश का अपना व्यापारी जो है वो अगर कहीं उद्योग लगाना चाहता है, उसको इस ब्यूरोक्रेसी के मकड़ना ने इतना उलझा के रखा है। जब तक ये ब्यूरो ईज ऑफ डूइंग की बात करें, सिंगल विंडो की बात करें, इन सब में समस्याएं हैं, इस पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसके लिए व्यापारी विरोध भी करता है, तमाम मीटिंगों में अपनी बात करता है। ब्यूरोक्रेसी में कोई सुनवाई नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए, ये बड़े लेवल का काम है, ये बहुत जरूरी है। मैं आप बताना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी और जो दलाली है बीच की, वो जब तक खत्म नहीं होगी, सरकार बड़ी है कि घटी है, अच्छे बड़ी है कि घटी है? त्रिपाठी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, ये अंतिम सवाल है ब्रेक से पहले का। बड़ी है कि घटी है? करप्शन बढ़ा है, दलाली बढ़ी है, ब्यूरोक्रेसी का मकड़ जाल बहुत तेजी से लोगों को पकड़े हुए है, गुंडा राज खत्म हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन करप्शन पे कहीं से भी मतलब कोई गुंडों चोट के नहीं- बजाय वसूली दूसरी तरफ से हो रही है। मतलब कह इंस्पेक्टर सकते हैं। राज, इंस्पेक्टर गर्दन पकड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर, जिस इंस्पेक्टर राज की लड़ाई बीजेपी हरदम लड़ती थी, वो इंस्पेक्टर गर्दन पकड़े व्यापारी की। ये कहना चाह रहे हैं आप? शिक्षा खंड विकास अधिकारी इसको आप कह सकते हैं कि अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं है, यह कह करके कि बहुत ईमानदार सरकार है, बहुत सख्ती है, उसका एक दबाव बना करके, उसका एक काकस बना लिया इन्होंने, उस सख्ती का डर बना करके कहीं ना कहीं उसके पीछे शोषण हो रहा है, उसमें दो राय ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, क्योंकि ब्रेक का वक्त है, बार बार हमारे सहयोगी इशारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, अच्छा काम हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 34 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। इस ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी है या जो निवेश का महाकुंभ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की तस्वीर बदलेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, बहुत जल्दी हम अचीव करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। धर्म और अर्थ पथ से राजपथ तक 2024 की तस्वीर ये सामने है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म पथ से चलते हुए अर्थ पथ और फिर राजपथ की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। विपक्ष की तैयारी उतनी दिख नहीं रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं, बहुत ज्यादा काम हुआ है सरकार की तरफ से, ऐसा बताया गया। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जो चीजें धरातल पर हैं। कम से कम इतने सारे बातें तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। धरातल पर उतरी आवाज तो उनका लोकार्पण उन्होंने कर दिया, तो जाहिर सी बात है धरातल पर उतरी चीजों का ही लोकार्पण होता है। प्रधानमंत्री लगातार वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हमें अपना लगता है भी उनका अपना, यहीं से वो सांसद हैं बनारस से। ब्रेक से पहले कांग्रेस के नेता ने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया, और व्यापारी नेता ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, इसकी वजह से व्यापार कारोबार ठीक है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और जो वास्तव में जिस इंस्पेक्टर राज की हम बात करते हैं, वो बढ़ा है। सरकार बहुत सख्त है इस नाम पे, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं। जफर भाई, अभी आपने व्यापारी नेता को सुना, वो कह रहे हैं सरकार बहुत सख्त है इस नाम पे, मतलब बढ़ा दिया है, हरिहर बढ़ा दिया, हरिहर मतलब उसको कोड वर्ड में चलता रहता है, हरिहर बोलते हैं, हरिहर। तो अपना भगवान का नाम भी लेते हैं और अपना जपते रहते हैं माला, तो वो भी बढ़ गया है। त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बिलो द टेबल की जो हमारे जो है व्यापारी नेता ने बताया कि बिलो द टेबल की कुछ चीजें हैं। देखिए, हमारी सरकार बहुत सख्त है हर उस चीज के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के लिए गलत है। हर वो उस इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं जहां पर देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया जाता था, देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुठाराघात करने का प्रयास किया जाता था। आज आपके टॉपिक है कि हम जो है धार्मिक तौर पे अपने आप को एक धार्मिक अनवरण में पहने हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुसंख्यकों का देश है। यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होंगे, मंदिर के शिलान्यास नहीं होंगे, तो क्या कश्मीर में होंगे या पाकिस्तान में हमने होंगे? इस पे सवाल ही नहीं उठाया, हमने इस पे सवाल नहीं उठाया जफर भाई, माफी के साथ में। मैंने कहा कि धर्मपथ, पहले धर्मपथ संभल, फिर अर्थपथ,
कर्मपथ लखनऊ से राजपथ। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मुझे अधिकार भी नहीं टिप्पणी करने का। बोलिए। देखिए भाई साहब, चीजें ये है कि अगर हम किसी एक धार्मिक परिवेश में है, हाँ हमारे क्या बहुसंख्यक हैं, हाँ बहुसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वोट शेयर भी हमारे साथ है, और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं धार्मिक तौर पे, वो एक लंबे समय से अटकलें लगी हुई थी। अभी आप जिस कल्की धाम की बात करें, 2016 में कल्की धाम के शुभारंभ के लिए शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाया गया था, क्यों नहीं चले गए थे? क्यों उनको संभल की वहां की वोट शेयर की राजनीति के अनुसार उन्होंने उस चीज को आगे जो है टाल दिया, ताकि इस चीज को धीमे धीमे किया जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धार्मिक परिवेश है, जो हमारी धर्म की आस्था है, जो हमारे धार्मिक आचरण है, हम उनका अनुपालन करेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम अपने राजतंत्र को किस तरह से सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। हम राजतंत्र पे भी काम कर रहे हैं, हम तमाम उन मुद्दों पे हर छोटे से छोटे लूप होल पे काम करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हमारे जनमानस का हर तरह से विकास हो सके, वो सुदृढ़ हो सके, और आने वाले समय में हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास में कुछ चीजों को और उसके सुनहरे अक्षरों में लिख सके। कहीं पर भी किसी ऐसी प्रकार की कोई ऐसी रणनीति आती है, जैसे कि सोकॉल गठबंधन की बात आती है, सोकॉल गठबंधन जिसकी बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, जो अपने एजेंडेस को फिक्स नहीं कर पाती है, जो अपनी चीजों को फिक्स नहीं कर पाती है। अभी व्यापारी नेता ने हमारे बोला कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं, हमारे के न्याय व्यवस्था सुधरी है, हमारे के माफिया राज खत्म हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे उस सुशासन की देन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सकुशल उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो चीजों को व्यवस्थित करने में हमें समय लगा। हम 2014 से जब सत्ता में आए, हमें धीमे धीमे चीजों को व्यवस्थित करना पड़ा, लेकिन आज जो स्थिति है वो स्थिति अनुकूल है देश के लिए, देश के विकास के लिए, जनमानस के लिए, और आने वाले समय में हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास के लिए ये सब चीजें सुचारू रूप से उसका एक मापदंड बनेंगी, जिससे हम अपने देश को विकासशील देश की ओर ले जाएंगे। ठीक बात है। अविनाश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। अविनाश जी बोलिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी जफर भाई, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मैं चाहूंगा कि आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जो व्यापारियों की मंशा है वो भी सरकार तक पहुंचाइए। इस सरकार में मैंने अब तक अपने जीवन काल में ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा मकड़जाल मैंने नहीं देखा है। जो सच मैं बता रहा हूं, ये सच आप वहां तक ले जाइए। बिचौलियों और ब्यूरोक्रेसी आपके ग्राउंड पे व्यापारियों के लिए सेरेमनी का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है कि ग्राउंड पे हम सेरेमनी कर सके, हम जश्न मना सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीजें ठीक है, पर यह बात जब तक आपके देश का व्यापारी, जब तक आपके उत्तर प्रदेश का व्यापारी अगर सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, उसको प्रोत्साहित उत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये समझिए कि विकसित भारत 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सिर्फ कर सकते हैं, धरातल पे कागज पे आ सकती है, धरातल पे आने में बहुत समय लगेगा। ये आप लोग सर्वे कराइए, आप लोग सर्वे कराने में माहिर हैं, आप पास बहुत बड़ी टीम है सर्वे कराने की। आप इस सर्वे के माध्यम से पता कराइए कि क्या व्यापारियों को इसकी परेशानी है कि नहीं है। ठीक बात है। अविनाश त्रिपाठी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इस बीच हमारे साथ महिला उद्यमी राज पाठक भी जुड़ गई हैं। राज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका हमें वक्त देने के लिए। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही अविनाश त्रिपाठी ने। अविनाश त्रिपाठी की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने निर्छिर विवेकी तरीके से न्यूट्रल कमेंट किया कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है तो डंके की चोट पर सुधरा है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं सुधरा है। कहने भर के लिए आप कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा, लेकिन सुधरा है। वो कह रहे माफिया राज, गुंडा टैक्स, फोन करके पैसे दे जाओ, नहीं दुकान मत खोलना कल से, वो नहीं हो रहा। योगी जी ने मरवा के टांग में गोलियां ठंडे कर दिए सबके ताजिए, कुल मिलाकर जितने भी घूम रहे थे। लेकिन अब मसला कुल मिला के ये है, दूसरा पहलू वो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये मकड़ जाल जो ब्यूरोक्रेसी का है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कैसे धरातल पे कामयाब होने देगा। ये बड़ा सवाल उठाया। ये भी बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं भाई आप लोग बीजेपी वाले सर्वे करा लो, सर्वे तो आप कराते रहते हो, इसका भी सर्वे करा लो। महेंद्र जी। जी, ये अविनाश जी ने बहुत वाकई बड़ी बेबाकी से ये बात कम से कम कही कि जो पहले गुंडा तक तो ले जाता था, अब वो सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ले जाती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी लेती है ये ज्यादा ही कुछ खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये मान रहे हैं ये बात कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट होती जा रही है,
गुंडा लोगों से तो कम से कम ये लोग बात कर लेते थे, भाई बार्गेन कर लेते थे, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी से तो बार्गेन भी नहीं कर पा रहे होंगे, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये तो एक वाकई अगर ऐसी सिचुएशन इन लोग फेस कर रहे हैं व्यापारी वर्ग, तो ये खराब स्थिति है राज्य सरकार के लिए भी। दूसरा, आपने जो टॉपिक उठाया वाकई बहुत अच्छा है कि धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता और राज सत्ता। राज के लिए धर्म और अर्थ, ये दोनों वाकई दोनों लेफ्ट और राइट हैंड है, ये बहुत जरूरी है। और हमेशा हिंदुस्तान में तो हमेशा होता आया है। और आज एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हुआ आगे बढ़ूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आज की जयंती है, और उन्होंने भी जब राज सत्ता अपनी हासिल की, स्थापित की, तो उन्होंने धर्म का सहारा लिया और साथ में पैसे जो उन्होंने 2 बार सूरत लूटा और औरंगजेब को लूटा, तमाम चीजें की, तो वो दोनों चीजें जरूरी है दुर्गेंद्र जी। अब बात आती है कि ये क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 4.0 जो कहा जा रहा है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इसमें सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद ग्राउंड में रियलिटी थोड़ी से अलग होगी, क्योंकि 7,36,000 करोड़ का तो करीब यूपी सरकार का बजट है। उससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक जीबीसी 4.0 में। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इतना अच्छा। इसमें भी विवेचना अगर हम पत्रकारों को करना हो तो एक चीज और करनी चाहिए दुर्गेश जी, वो ये कि ये इन्वेस्टमेंट किन किन डिपार्टमेंट्स में जा रहा है। मैं देख रहा था आंकड़े, तो जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में 0.37%, जो डेयरी क्षेत्र है उसमें भी पॉइंट में ही है कुछ। तो यानी कि जो नीचे धरातल पे जो गरीब हैं, जिनको वाकई जरूरत है हमें मदद करने की, वहां पर ना के बराबर है जो ये जीडीसी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एक आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में 20% के करीब, यानी बिल्डर लॉबी है, वो तो करेगी, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया, इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कहा नहीं जा सकता, वो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम अलग सेक्टर्स में है, यानी कि जो नीचे जो जहां जरूरत है हमें वहां नहीं है। आवासीय सेक्टर में जैसे इन्होंने बताया कि ठीक है, मतलब वो एक अलग सेक्टर है जिसपे कि जरूरत भी है, लेकिन उसका लाभ बहुत बड़ी तादाद में लोअर क्लास को, गरीब को नहीं होता है, क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास और उन सब लोगों को ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। तीसरा, जो रोजगार की बात कही जा रही है कि इतना ज्यादा रोजगार बताया जा रहा है, शायद इतने तो उत्तर प्रदेश में अगर इतना रोजगार मिल जाए तो यहाँ के बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वो रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं महेंद्र भाई, वो कह रहे हैं 34 लाख रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, मतलब रोजगार के मौके क्रिएट होंगे, सृजित होंगे, ये बात वो कह रहे हैं। अगले साल भी 10-15 लाख करोड़ आएगा इन्वेस्टमेंट, उसके अगले साल भी आएगा, तो ये एक तो सिलसिला है, आएगा। तो अगर एक साल के अंदर इतना रोजगार सृजित हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार अगर ये कह रही है। लेकिन मुझे इसमें चुनाव का एक पहलू नजर आता है कि सरकार अवेयर है इसके। अगर इनके अंदरूनी सूत्रों से बात करो तो सरकार को इस बात का डर है कि बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से एक ये कि इतने ज्यादा रोजगार के साधन अवसर सृजित होंगे, ये एक पहलू है। दूसरा, इतना बड़ा आंकड़ा दिखा दो कि कोई आदमी इमेजिन ही ना कर सके। 10 लाख करोड़ का आप दिखा दो कि ये इतना इन्वेस्टमेंट होने आ रही है, यानी सब जगह यूपी में हर जिले में कुछ ना कुछ बनेगा, हर जगह कुछ ना कुछ होगा। वही एक चीज और जो हम लोगों को देखना चाहिए, बुंदेलखंड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिमांचल में आ रहा है ये इन्वेस्टमेंट, फिर पूर्वांचल में, फिर मध्यांचल और फिर बुंदेलखंड में अभी भी नहीं है, 5% के आसपास जा रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इससे सरकार इस बात से अवेयर नहीं है कि उनको, एक तो अभी बेरोजगारी का एक मामला बहुत ज्यादा है, अभी पुलिस सर्विस में जो देखिए पेपर लीक हो गया, ये भी है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है और उसको शांत करने के लिए शायद उस पर कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा सरकार के पक्ष में रुख करने के लिए इस तरीके की चीजें ये की गई हैं। ब्रांडिंग से ज्यादा मुझे इसमें लग नहीं रहा कि कुछ है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी खबर लग नहीं रही।
ठीक बात है, ठीक बात है। जफर भाई, महेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई ये ब्रांडिंग दिख रही ज़्यादा इसमें, रोजगार के अवसर इतने अगर सृजित होंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी है नहीं। और उसकी बात अविनाश त्रिपाठी भी कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी बड़ी खराब है, व्यापारियों से उद्यमियों से जो डीलिंग है वो बड़ी खराब है। देखिए, कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें जब लॉन्चिंग में आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये इसको हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ जबानी तौर पे कुछ ऐसी स्कीम्स आई हैं जिसको हमने बहुत सी देश में ऐसी देशव्यापी योजनाओं को लागू करके संचालित करके दिखा दिया, जिसको लोगों ने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ नया चेंज लाया जा सकता है इस देश के अंदर। हमने नोटबंदी जैसे फैसले लिए, हमने जीएसटी जैसे फैसले लिए, तो हम फैसले लेने में बहुत अग्रसर हैं और हमेशा अपने फैसलों पे अडिग होकर उनका क्रियान्वयन करने में हमेशा आगे रहे हैं। और हमने हमेशा जिन भी योजनाओं पे या जिस भी तरह का हमने कोई ऐसी स्कीम लाने की कोशिश की है तो यकीनन उसको धरातल पे अच्छे से उसको समाज के बीच रूबरू किया है। ठीक है, ठीक है। मैं राज पाठक जी के पास जाऊंगा, उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, अपना उद्योग खड़ा किया। राज पाठक जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से बहुत सारे फायदे होंगे आम आदमी को, लोगों को रोजगार सृजित होगा, व्यापारियों को मौके मिलेंगे, उद्यमियों को मौके मिलेंगे, जाहिर सी बात उद्योग बढ़ेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। इसको पूरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को आप उत्तर प्रदेश की आर्थिक मजबूती के दृष्टिकोण से कैसे देखती हैं? सबको नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं बहुत उससे देखती हूँ कि भाजपा ने यहाँ पे उद्योग खोला है और व्यापार लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पिछले साल ही मैंने आइसक्रीम का अपना उद्योग खोला है और निवेश भी किया है, और मोदी जी भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो बहुत है कि हमारे ही शहर में हमें ही उद्योग मिलेगा, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब जैसे बच्चे लोग हैं पढ़ लिख के बाहर सर्विस करते हैं तो माँ बाप को फिर अकेले हो जाते हैं। तो ये मोदी जी और योगी जी ने अच्छा किया कि अपने ही शहर में उनके बच्चे यहीं पे ही अपना उद्योग खोलें और आगे बढ़े, और ये चीज हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी मोदी जी और योगी जी ने कर दी है। ठीक बात है। भाई अनिल शर्मा, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? जब इतना अच्छा काम कर दिया है योगी जी मोदी जी ने, और आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों को दर्द की दवा की जरूरत है। अब हर चीज में आपको दर्द होने लगता है, मोदी जी कुछ भी कर दें, योगी जी कुछ भी कर दें, कोई एंगल लेकर आ जाते हो आप। अनिल शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दर्द होता है। दरअसल ये हकीकत ये है कि दर्द हमारे नहीं होता, दर्द तो मोदी जी और उनके समर्थकों के होता है। जब उन कांग्रेस के लोग सड़कों पर निकलते हैं, जनता उनको प्यार देती है, तो सबसे बड़ी तकलीफ। सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं। सड़क वड़क पे नहीं निकल रहा, सब धड़ धड़ाधड़ 4-5 एप्लीकेशन और पड़ी हैं बड़े नेताओं की, ये हो रहा है। बोलिए बोलिए, सुन नहीं पा रहे आपको, बोलिए। जीएसटी का आप दायरा बढ़ा देंगे तो जीएसटी तो आएगी। हर चीज पर जीएसटी लगी, जीएसटी का तो कलेक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, बीजेपी ने केवल चुनावी स्टंट है, कभी रोजगार की बात अगर की है तो केवल धोखा दिया। 2019 में जो सरकार बनी, 75 साल 75 वायदे के साथ सरकार आई, 75 वायदों में से कौन कौन से वायदे पर ये सरकार खरी उतरी? नोटबंदी तो फेल। रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिए? 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे जाने चाहिए, आज तक कहां है? देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, देश जो 70 सालों में 55 लाख करोड़ के कर्जे में था, 210 लाख करोड़ के आज कर्जे में है। व्यापारियों की अगर बात करें, कितने लोगों को रोजगार दिए? 69,000 भर्ती वाले लोगों की हालत देख लीजिए, 72,000 टीचर भर्ती वाले की हालत देख लीजिए, तहसीलदारों की भर्ती की हालत देख लीजिए, लेखपालों की भर्ती की हालत देख लीजिए, अब पुलिसकर्मियों की हालत। ये रोजगार के नाम पर केवल धोखा है। नौजवानों को ये धोखा देते हैं 34 लाख रोजगार बढ़ेंगे, कहां से बढ़ेंगे भैया? 34 लाख, 34 लाख, हजार नहीं। बीजेपी हजारों में कोई बात नहीं करती, हजार में आप लोग बात करते थे महाराज। बीजेपी लाख और करोड़, ट्रिलियन, बिलियन से नीचे बात ही नहीं करती उसकी सरकारें। ये सब हजार आप लोग थे। बोलिए। नौजवानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का ये काम करते हैं, किसानों की आय दोगुनी। आप रट लगाए बैठे हो, मानोगे नहीं अच्छा काम हुआ है। कोई बढ़िया काम नहीं हुआ है। चुनाव आ गया है, चुनाव में चुनावी स्टंट है,
और ये चुनाव खत्म होने के बाद ये भूल जाएंगे इन्होंने क्या किया। कभी उत्तर प्रदेश में आए तो मुझे उत्तर प्रदेश में बड़ा प्यार है, मैं उत्तर प्रदेश का है तो बेटा आपको हूं। दिक्कत क्या है भाई? मोदी जी को प्यार है, नेहरू जी अगर कश्मीर से आए वो करें हमारा उत्तर प्रदेश है, पूरा खानदान उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ता रहा, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी गुजरात से आ गए अब करें मेरा उत्तर प्रदेश है, तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, क्या मतलब है भाई? इस देश के नागरिक मोदी जी भी हैं, किसी प्रदेश को अपना कह सकते हो, क्या दिक्कत है? आप गुजरात को कहिए जाके, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको भी वहां। अनिल शर्मा जी हम सुन नहीं पा रहे हैं, अब कांग्रेसियों के आजकल है नहीं उनके पास कुछ बोलने के लिए। शुभम गिरी जी महाराज फिर से जुड़ गए। महाराज जी अगर हमारी आवाज़ आपको मिल रही हो तो जरा ये समझा दीजिए कि बहुत सारे लोग राम मंदिर दर्शन करने जाने से बचते रहे। शिवपाल जी 2016 में कल्की धाम का शिलान्यास करने नहीं गए कि भाई बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, एक वर्ग नाराज हो जाएगा, वोट गड़बड़ा जाएगा। अब मोदी जी को जैसे ही प्रमोद कृष्णम ने बुलाया, पूरे दमखम के साथ में वो पहुंच गया कि लाओ भाई हम शिलान्यास कर दे रहे हैं। जो करते हैं सीना ठोक कर करते हैं, दमखम के साथ में करते हैं, लाग लपेट नहीं है। आप करते रहिए आलोचना, लेकिन मैं कम से कम इस मामले में उस नेता का कोई सानी देखता नहीं हूं। दूसरा, जो करना है सो करना है, यह है नरेंद्र मोदी। महाराज जी माफी, आपका नेटवर्क मिल नहीं रहा, मुझे लग रहा है आप गंगा स्नान करके निकले हुए हैं अभी, वहां नेटवर्क आता नहीं है हरिद्वार में। माफी के साथ में मैं आपको नहीं ले पाऊंगा महाराज जी, क्योंकि दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। महाराज जी को अगर फोन से कनेक्ट किया जाए तो मैं थोड़ी बात कर लूंगा। त्रिपाठी जी, तो कुल मिलाकर व्यापार कारोबार जो इतना सारा काम हो रहा है, उद्योग जमीन में लग रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ब्यूरोक्रेसी ही है। त्रिपाठी जी जी, मैं दुर्गेन जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे 61,792 करोड़ रुपए का ग्राउंड सेरेमनी जो है वो 2017 में इन्होंने ग्राउंड पे बताया था। 61,792 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्थापित हो गया है। तो आदरणीय जफर भाई से मैं जानना चाहता हूं, एक पक्ष हमारा ये रहेगा कि ये मैं जानना चाहता हूं कि 61,792 करोड़ की उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस जगह डेटा वाइज, लेकिन इनको आज बैठना चाहिए था क्योंकि डिबेट ही वही थी आपकी, धर्म और अर्थ और फिर राजपथ, तो वो डेटा वाइज बताएं कि वो आप इतना गणित का इतना पर्चा दे रहे हो कि जफर भाई बेचारे हल करते करते समय निकल जाएगा। वो कहाँ वो फैक्ट्रियां लगी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। व्यापारियों को वहां भी राहत है। अगर आज लखनऊ से कानपुर जाना है, मुझे लगता है 1 साल बाद उनको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, वहां भी राहत है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जिसके 30-35 किलोमीटर के बाद एक एक्सप्रेसवे नहीं मिल जाएगा। सब जगह आप तारीफ करिए। हम एज ए व्यापारी, चूंकि मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन एज ए व्यापारी हर जगह हर फील्ड में आप तारीफ करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है भाई राजनीति की बात तो आप करेंगे, व्यापारी नोट भी देता है, वोट भी देता है। व्यापारी तो बीजेपी का स्वाभाविक हो रहा है शुरू से, नोट भी देता है, वोट भी देता है, सम्मान भी वो चाहता है। भाई कोई भी व्यक्ति होगा कि रोड जो है हर गांव जो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर उसको एक एक्सप्रेसवे मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। जितनी तारीफ की जाए योगी जी की, गडकरी जी की, उतना कम है। बहुत शानदार इन्होंने काम किया पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश को। हमारे भाई अनिल जी भी इस चीज को मानेंगे, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो मानेंगे इस बात को कि आज मुझे उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो आराम से अपनी कार से वो जा सकता है। बहुत ही शानदार काम हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए धर्म और अर्थ दोनों चीजें, देखिए जैसे इन्होंने अभी अयोध्या का हालात देखे। अयोध्या के हालात ये कि मैं अभी गया था वहां पे, वहां की स्थिति व्यापारियों में वाह है। तो धीरे धीरे समय आएगा, ठीक है, धर्म की स्थापना वहां कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में एक छोटे से फूल वाले से, मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने उससे पूछा कि भैया अभी इस समय क्या हालचाल है। बोले हर हर महादेव ने क्या, बोले करीब 20 गुना ज्यादा हमारी फूल की बिक्री हुई, बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं धर्म की अपना में जो ये भक्ति भाव है और लोग वहां जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रभाव वहां के व्यापारियों का अच्छा हो रहा है, अच्छा उनका व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखें, एक पॉइंट अगर हम जो बार बार उसको इंगित करते हैं, हर डिबेट में कहते हैं, बट डंके की चोट पे कहते हैं, निडर होकर के कहते हैं, ये समस्या है। सरकार ने जिस दिन इसकी गर्दन पे
क्रश किया, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश वास्तव में राम राज्य आने में देर नहीं होगी। जिस प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया हो 30-40 साल का, उस प्रदेश से अगर ब्यूरोक्रेसी की ये थोड़ी सी समस्या अगर खत्म हो जाए तो उत्तर प्रदेश में वास्तविक राम राज्य आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जफर भाई, उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी ऐसा करेंगे। जफर भाई से बात करो ना, आप नेताओं से बात करो, सरकार तक की बात पहुंचाओ। बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर गुंडों को उनकी छाती पर चढ़ के उनका मर्दन कर सकते हैं योगी जी, तो भैया फिर ये तो बड़ा टास्क था। किसी सरकार ने माफिया पे हाथ नहीं डाला, योगी जी महाराज ने बिल्कुल क्रश करके रख दिया, बुलडोजर चला दिया, नष्ट कर दिया। माफिया कहाँ वो रहा, माफिया की आवाज नहीं निकल रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कह रहे हैं नए तरीके के माफिया पैदा हो गए। नाथ जी ने जो मुझे अपनी तरफ से जो अपने एक वक्तव्य दिया है, मैं उस पर जरूर मंथन भी करूंगा और इसको ऑफिशियली जो मुझसे हो सकता है उसकी सूचना भी पहुंचाऊंगा। और रही बात आपने पूछा कि निवेश की बात है, तो 2017 से लेकर 2022 तक हमने 4.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है जो अपनी ओर है, और राज्य सरकार ने 39.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक 29,000 निवेशों में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। और जिस प्रकार से आपने अपनी बात कही, फैक्ट्रियों का नाम बता दीजिए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस कानपुर बरेली, हमारी सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बारी बारी से बोलिए। टेबल का जो पॉइंट है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके सामने बोल रहा हूं कि आपके नेशनल मीडिया पे इस चीज को टेलीकास्ट भी हो रहा है, ये पूरा दुनिया देखेगा इस न्यूज चैनल को भी। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी ये कहूंगा कि आपके जो भी व्यक्तिगत बिलो द टेबल के जो आपके ब्यूरोक्रेसी के आपने जो हम पे अंकुश लगाए हैं, हम इसको व्यक्तिगत तौर पे अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिलो द टेबल के तमाम उन कल्पितों को जेल के हवाले किया जाए, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पे यदि काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसमें किसी तरह के ऐसे भ्रष्टाचारियों की किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, और इन तमाम लोगों की जगह सलाखों के पीछे होगी। ठीक है। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हो, फिर मैं कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा। ऐसी उम्मीद तो है कि आने वाले समय में जब सब कुछ ठीक किया तो ये भी ठीक होगा, लेकिन मैं 5 नाम जानना चाह रहा था। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, ये 5 जिलों में 5 कौन सी बड़ी फैक्ट्री आई, उसका नाम बस जफर जी बता दो 2017 में। व्यक्तिगत तौर पे जो अविनाश जी इस समय आप सवाल कर रहे हैं, मैं वास्तविक तौर पे देखिए नेशनल मीडिया पे ना मुझे लफाजी करनी ना झूठ बोलना है। हाँ, मैं इस टाइम कोई लिस्ट लेके नहीं बैठा हूं। हाँ, लेकिन भाई साहब का हमेशा चैनल होता है जो हमेशा हर ज्वलन मुद्दे पे टॉपिक पे डिस्कशन करता है। हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर बैठेंगे। चलिए अगली बार आज छोड़ दीजिए जफर भाई को। ये बड़े ही मासूम नेता हैं, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मासूमियत से कह देते हैं जो नहीं है, डिटेल वो नहीं है, खाम खां उसको जलेबी नहीं बनाते हैं। अनिल शर्मा एक छोटी सी टिप्पणी फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। अनिल शर्मा बहुत छोटी टिप्पणी। अनिल शर्मा, अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जो आगरा दक्षिण से विधायक हैं, उनका एक मामला बड़ा उजागर हुआ है। अवैध कब्जा किया उन्होंने जमीन पर, जिसमें वो आरोप दूसरों पर लगा रहे। एक दूसरा नगर निगम, आगरा नगर निगम में स्लॉटर हाउस के नाम पर 7 करोड़ का घोटाला खुद मेयर ने स्वीकार किया। और लेकिन जब स्लॉटर हाउस अगर बंद चल रहा है 7 करोड़ के घोटाले के साथ, तो 4 लाख रुपए का बिजली का बिल टोरेंट विभाग का उस पर आज भी बकाया है। लेकिन इस शासन के द्वारा, आगरा प्रशासन के द्वारा बिल्कुल आंख पर पट्टी बांधी हुई है और उन लोगों को बचाने का माफियाओं। ठीक है, आपकी बात आ गया, मेरे पास वक्त नहीं। 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी 20 सेकंड केवल। जी दुर्गेश जी, देखिए जो धर्म है ये बीजेपी की घोषित नीति है। धर्म पर तो देखिए उनको साधना ही है, और कल की पीठ का जो मामला है उसमें कई मामले सकते हैं। एक तो धर्म की उनकी पॉलिसी की, उन्होंने मोदी जी ने कहा भी कि हम देखिए हमारे लिए कुछ अच्छे काम बाकी है, और अगर जिताएंगे तो कुछ अच्छे काम और हमारे द्वारा होंगे। तो आप समझ लीजिए कि धर्म का मुद्दा जो है बीजेपी के लिए बहुत अहम मुद्दा है, तो वो साथ लेके चलेंगे देखिए। और रही बात डेवलपमेंट की, शुरुआत पहला जब चुनाव मोदी जी ने लड़ा था तो विकास के नाम पर ही लड़ा था, तो निश्चित तौर पर वो छवि बराबर रखना चाह रहे हैं मोदी जी कि धर्म भी हम साधेंगे, विकास भी हम करेंगे। तो ये घोषित नीति है। अब देखना ये होगा कि धरातल पे क्या ग्राउंड ब्रेक होता है, नहीं होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया महंत शुभम गिरी जी महाराज, बहुत शुक्रिया राज पाठक जी, बहुत धन्यवाद जफर भाई, अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और लगातार अपना आशीर्वाद के न्यूज़ को और मंथन कार्यक्रम को देते हैं। सवाल ये है
कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। धर्म पथ से अर्थ पथ, चूंकि बीजेपी का एजेंडा रहा है विकास, पहली बार नरेंद्र मोदी 14 में विकास के नाम पर आए, और गुड गवर्नेंस विकास, अब वो एक बार फिर धर्म पथ और अर्थ पथ उसी पर चल रहे हैं। तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। विपक्ष कहीं ठहरता है कि नहीं, ये आप तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।